हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग थोड़ा बहुत एक दो क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। एंसेंट वाला टाइम पीरियड, जो एंसेंट की क्लासेस हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। तो एक दो क्लास हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बराबर बनी रहती है। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर भी इस चैनल पर अपलोड हों और आप उसे देख पाएँ। तो इसी सेशन के अंतर्गत हम लोग आज बंगाल विभाजन को देखने वाले हैं। बंगाल विभाजन, जिसे आप पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक, तो आपको जहां तक पता है, हमें जितनी जानकारी है इतना शायद आपको पता होगा कि 16 अक्टूबर 1905 एडी को बंगाल का फाइनली डिवीज़न कर दिया गया था, यानी कि बंटवारा कर दिया गया था और पूरा बंगाल दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। और आप जानते हैं कि इसी बंगाल को 1911 में अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर फाइनली फिर से इसको एकीकृत कर दिया गया, यानी कि फिर से बंगाल को एक कर दिया गया। ठीक, तो इसी को देखना है आज हमें, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसकी भूमिका क्या रही है, भूमिका कह लें या इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कह लें, ये जानना है हम लोगों को इसमें। नेक्स्ट, दूसरा सवाल इसमें यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार या औपनिवेशिक शासन जो है हमारे देश में, उसने क्या कारण बताए हैं, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या कारण बताया गया है बंगाल विभाजन के पीछे। नेक्स्ट है वास्तविक कारण, यानी कि बंगाल का विभाजन किया गया तो उसके पीछे वास्तविक रीजन क्या है। क्या गवर्नमेंट या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको बता रही है बंगाल विभाजन के पीछे का कारण, क्या वही कारण है या कुछ कारण और है, उसको भी हमें देखना है कि वास्तविक कारण क्या है। और उसके बाद हम लोगों को परिणाम देखना है कि बंगाल के विभाजन के बाद परिणाम क्या निकल के सामने आया, उसको हमें फाइनली देखना है। तो ये 4 पॉइंट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और इसी 4 पॉइंट में ये आपका पूरा बंगाल का विभाजन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या क्या इसका बैकग्राउंड देखना है आपको, यानी कि पृष्ठभूमि देखनी है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कारण बताए गए बंगाल के विभाजन के पीछे। नेक्स्ट, जो क्या वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट या औपनिवेशिक सरकार जो कारण बता रही थी, क्या वही सही था या उसके अलावा भी कोई वास्तविक कारण था, ये जानना है। और बंगाल के विभाजन के बाद जो परिणाम सामने निकल कर आए हैं सामने, वो क्या थे, उनको आपको देखना है। तो इसको एक एक पॉइंट से हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें इनको डिस्कस करने से पहले एक सवाल पूछ लेना चाहिए इसमें कि बंगाल का ही विभाजन क्यों किया गया, बंगाल का ही विभाजन क्यों किया गया, ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ। यहां पर थोड़ा सा देखें, अगर आप एक रफली भारत का मैप बना रहा हूं मैं, ये लगभग जो आपको आज इलाका दिख रहा है, ये पूरा बंगाल था, एक टाइम था बंगाल था। और इस बंगाल में उस समय पूरा का पूरा बंगाल शामिल था, जिसे आप पश्चिम बंगाल कहते हैं, बिहार शामिल था, उड़ीसा भी शामिल है इसी में आसाम शामिल है आज का, इसी में आज का आधुनिक बांग्लादेश शामिल है। ये लगभग जो चीज आपको आज दिख रही है अलग अलग पार्ट में, अलग राज्य के रूप में, अलग राष्ट्र के रूप में, वो सभी के सभी क्षेत्र किसमें शामिल थे, पूरे बंगाल में शामिल थे। मुगलिया सल्तनत के टाइम पीरियड से ही बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था। अगर पूरे मुगल वंश में देखें तो जो सबसे बड़ा सूबा था वो बंगाल ही था। और अगर आपको ध्यान हो तो 1757 का बैटल हो, चाहे 1764 का बक्सर का बैटल हो, ये सब कुछ इसी के क्षेत्र में, यानी इसी क्षेत्र में लड़े गए। और आप जानते हैं 1757 के प्लासी के बैटल के बाद और 1764 के बक्सर के बैटल के बाद जो अंग्रेजों को जो दीवानी राइट्स मिले वो इसी क्षेत्र में मिले। और एक बात भी कही जाती है कि भारत के साम्राज्य की जो चाबी डुप्ले ने दक्षिण भारत में खोजने की कोशिश की, उसी साम्राज्य की चाबी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में खोज ली गई। इसका मतलब ये था कि अगर भारत को विजय प्राप्त करना है या भारत पर पूरी तरह से शासन करना है तो आपको सबसे पहले या सर्वप्रथम बंगाल को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा या बंगाल का विजय करना पड़ेगा। यही कारण था कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सर्वप्रथम बंगाल को जीतने की कोशिश की गई। आप जानते हैं इस बात को कि बंगाल में ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये कहाँ की गई थी, कलकत्ता में ही की गई थी।
मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया है। अभी फाइनली मतलब मैं बैकग्राउंड पे आ रहा हूं, पृष्ठभूमि पे आ रहा हूं। मैं एक सवाल कर रहा हूं क्या कि बंगाल का ही विभाजन क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया है कि बंगाल कितना बड़ा है, वो मैंने आपको समझाया। अब मैं ये समझा रहा हूं कि क्यों बंगाल का विभाजन जरूरी था। जबकि अगर आप देखें तो यहां पर बंबई प्रेसिडेंसी भी थी, बगल जस्ट पास में ही दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये सब आप लगभग उसी के क्षेत्रफल के अनुसार थे, यानी कि इनसे थोड़ा बहुत छोटा अगर कर लें तो ये प्रेसिडेंसीज थी। बंगाल सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के टाइम पीरियड में, लेकिन ये भी कम छोटी प्रेसिडेंसीज नहीं थी। तो सिर्फ बंगाल का ही विभाजन अंग्रेजों के द्वारा क्यों किया गया, महाराष्ट्र का विभाजन क्यों नहीं किया इन्होंने, मद्रास प्रेसिडेंसी का विभाजन क्यों नहीं किया, तो सिर्फ बंगाल के विभाजन के पीछे का कारण क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां की गई है, तो मैंने बताया आपको कलकत्ता में ही किया जा रहा है। अंग्रेजों का जो प्रशासनिक केंद्र है, वो प्रशासनिक केंद्र भी कहां है, इसी कलकत्ता के आसपास में है। इस बात को थोड़ा सा आपको जानना है। और जो भी व्यवस्थाएं वो संचालित कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं कहां से संचालित हो रही थी, तो लगभग कलकत्ता से ही ये सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पुनर्जागरण भारत में स्टार्ट हुआ है। पुनर्जागरण का मतलब धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, बंगाल से ही हुई थी, और इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। इस बात को भी आप जानते हैं। अगर आपने जेम्स अगस्टस हिक्की का नाम सुना हो, तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नाम का एक पत्र का संपादन किया था, बंगाल गजट का, और ये भी कहां से संपादित हो रहा था, बंगाल से ही संपादित हो रहा था। और जाने इसमें, तो भारत में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है, या राष्ट्रीय चेतना की जो शुरुआत मानी जाती है, वो बंगाल से ही स्टार्ट होती है। यानी कि जो भारत का पढ़ा लिखा वर्ग था, जो सबसे ज्यादा लॉयर यानी कि जो वकील थे, जो पत्रकार थे सर्वाधिक, वो सब कहां से आ रहे थे, बंगाल से आ रहे थे। और इस वजह से बंगाल में पूरी तरह से आधुनिकता की शुरुआत हो चुकी थी। आधुनिकता के कहने का यहां मतलब है कि वहां का जो मिडिल क्लास था या जो मध्य वर्ग था, वो पूरी तरह से बौद्धिक रूप से जागरूक हो चुका था। वहां की जनता चीजों को समझने लगी थी और आंदोलित होने लगी थी, और बंगाल राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझने लगा था। और ये भारत के हित में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में नहीं था। इस बात को बहुत अच्छे से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वो जान रहे थे कि बंगाल से ही इन सारी चीजों की शुरुआत हो रही है, इन सारी चीजों की शुरुआत बंगाल से ही शुरुआत हो रही है। और एक बात अगर इसमें और आप ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र को क्रांतिकारियों की जन्मस्थली माना जाता है। क्या माना जाता है, जन्मस्थली माना जाता है। लेकिन बंगाल को क्रांतिकारियों की कर्मभूमि माना जाता है। क्या माना जाता है, कर्मभूमि। कहने का क्या आशय है कि सर्वप्रथम अगर आप देखें तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन या क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज जो स्टार्ट हुई भारत में, वो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई। लेकिन सर्वाधिक क्रांतिकारी एक्टिविटीज कहां हुई, तो बंगाल में हुई। और इसकी शुरुआत हो जाती है अनुशीलन समिति से। किससे हो जाती है, अनुशीलन समिति से। ये अनुशीलन समिति क्या है, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसके अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि अनुशीलन समिति नाम किसने दिया है, तो आप बताएंगे प्रेमनाथ मित्र या प्रेमथ मित्र नाम है इनका। क्या नाम है, प्रेमथ मित्रा नाम मिलता है इनका। प्रेमथ मित्रा एक ऐसे व्यक्ति थे जो अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में से थे, और इन्होंने ही अनुशीलन समिति का नाम रखा था। नेक्स्ट, इसके जो संस्थापक और दो लोग थे, उनमें से एक नाम है बारिंद्र घोष। क्या नाम है, बारिंद्र घोष, और दूसरा नाम है भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। दत्त से आप नरेंद्र नाथ दत्त का कोरिलेशन करें, यानी कि स्वामी विवेकानंद के भाई हुआ करते थे भूपेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने बारिंद्र घोष के साथ मिलकर के अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। और इसी अनुशीलन समिति की एक ब्रांच स्थापित की गई ढाका में। कहां स्थापित की गई, ढाका में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई, तो ये लगभग 1902 से लेकर के 1903 के आसपास इसकी स्थापना की गई। और 1905 के आसपास ढाका में ही अनुशीलन समिति की एक ब्रांच स्थापित की गई, और पुलिन दास या पुलिन बिहारी दास इनका पूरा नाम है। तो ढाका में जो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, उसके संस्थापक कौन थे, पुलिन दास। बंगाल में जो अनुशीलन समिति स्थापित की गई, उसके
नामकरण किसने किया? तो प्रेमथ मित्रा ने किया। और जिसने स्थापना की उनका नाम है बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। और ये स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र नाथ दत्त के क्या हुआ करते थे? भाई साहब हुआ करते थे। तो ये मैंने आपको बताया कि बंगाल के विभाजन के पीछे कारण क्या है। तो बंगाल के विभाजन के पीछे का कारण यह है कि बंगाल एकमात्र ऐसी प्रेसिडेंसी थी जो बहुत बड़ी थी। जो क्या थी? बहुत बड़ी थी, जो बहुत बड़ी थी। और बंगाल से ही राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जा रही थी। क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना होने लगी थी। क्रांतिकारियों का एक हुजूम निकल करके सामने आ रहा था। लोगों को समझ में आ रहा था कि अब ब्रिटिश शासन हमारे लिए ठीक नहीं है। इन्हीं सभी वजहों से यहां पर क्या हो रहा था? राष्ट्रवाद की शुरुआत हो रही थी, राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी आम जनमानस के बीच में। इसी वजह से लॉर्ड कर्जन को लगा कि जब तक बंगाल का विभाजन नहीं कर दिया जाता है तब तक ब्रिटिश साम्राज्य को अस्थायी बनाए रखना संभव नहीं है। इस सवाल का शायद आंसर आपको मिला होगा कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया होगा? लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा। सॉरी, लॉर्ड कर्जन जी मैंने कहा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। लॉर्ड कर्जन इस बात का विचार कर रहा था या इस बात को सोच रहा था कि अगर हम बंगाल का विभाजन कर देते हैं, अगर हम बंगाल का विभाजन कर देते हैं तो जो राष्ट्रीयता जन्म ले रही है, जो राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो काम हम सोच रहे होते हैं उसके विपरीत परिणाम आता है। और कई बार भी ऐसा होता है, एक सेंटेंस कहा गया है कि कुछ ऐसे इतिहास में शासक हुए हैं, कुछ ऐसे बुरे शासक हुए हैं जिनकी नीतियों की वजह से अच्छे परिणाम पैदा हो जाते हैं। यानी कि कुछ बुरे शासकों की नीतियों की वजह से कुछ अच्छे परिणाम सामने आ जाते हैं। जैसे कर्जन की वजह से, कर्जन ने क्या किया? कर्जन की सोच थी कि बंगाल का अगर हम विभाजन कर देंगे ना तो बंगाल के विभाजन से हिंदू और मुस्लिम आपस में मनभेद की स्थिति में आ जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा? इनमें आपस में टकराहट हो जाएगी। जब आपस में ये लड़ने लगेंगे तो जो ये राष्ट्रवाद की मुहिम चल रही है ये अपने आप में कमजोर पड़ जाएगी। और जब ये कमजोर पड़ जाएगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन है वो स्थायी हो जाएगा। ऐसा सोच रहे थे कौन? लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल के विभाजन के बाद परिणाम बिल्कुल अपोजिट निकला। जो बंगाल में राष्ट्रवाद था या राष्ट्रीय चेतना थी, वही चीज बंगाल के विभाजन के बाद उग्र राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लेती है। जो महिलाएं अभी तक अपने घर में चूल्हा चौका बर्तन संभाल रही थी, उन सभी महिलाओं के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। शराब की दुकानों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीजें थी, विदेशी वस्तुएं थी, उनकी होली जलाई, उनके कपड़ों में आग लगा दी, उन्होंने आभूषण पहनने बंद कर दिए। इस तरह से महिलाओं ने पहली बार बंगाल के विभाजन के खिलाफ भारतीय पुरुषों का सहयोग करना शुरू कर दिया इस टाइम। तो यहां पर मैंने आपको बताया। अब यहां पर थोड़ा सा जानना यह है, मैंने जैसा कि बताया पृष्ठभूमि में आपको जानना है कि बंगाल के विभाजन की शुरुआत कहां से हुई, कैसे की गई और क्यों की गई। ये तो मैंने आपको आंसर दे ही दिया है। तो पृष्ठभूमि में आप देखें, एक यहां बंगाल के विभाजन के समय कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनको देख लें पहले। तो एक थे वायसराय। वायसराय उसे कहते हैं जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि माना जाता है, उसे हम वायसराय कहते हैं। तो वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कर्जन, ये वायसराय थे इस टाइम। नेक्स्ट भारत सचिव जो कि लंदन में था। भारत सचिव का नाम था रिजले। क्या नाम है? रिजले। और एक नाम है जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन, भारत सचिव हुए रिजले और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे फ्रेजर। क्या नाम है? फ्रेजर। और एक नाम और आपको जानना है, आसाम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एक आसाम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है जोसेफ फुलर। ये चार पर्सनालिटीज हैं जिनके बीच में बंगाल का विभाजन हुआ है। तो इनको आप ध्यान से देखें। वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन है। कई बार इनसे सवाल पूछा गया है। वायसराय बंगाल के विभाजन के समय की बात चल रही है, कौन चार पर्सनालिटीज हैं, इन सभी से सवाल पूछे गए हैं। वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन, भारत सचिव हैं जो कि लंदन में थे रिजले, बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं उनका नाम है फ्रेजर, और आसाम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं उनका नाम है जोसेफ फुलर। इन सारे लोगों को आपने फाइनली देखा। अब अगला देखें, इसमें
इनको थोड़ा सा रफ कर दें हम। पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि किस तरह से बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। पहली बार भारत सचिव रिजले के द्वारा 1902 में लंदन से कर्जन, जो कि वायसराय था भारत में, उसको एक पत्र के माध्यम से एक बात कही गई। बात क्या कही गई थी कि एकीकृत बंगाल, ये सेंटेंस पूछा गया है, एकीकृत बंगाल हमारी भूल है, एकीकृत बंगाल हमारी भूल है, और एकीकृत बंगाल हमारी भूल है, और विभाजित बंगाल समाधान। इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है या भारत सचिव चाह रहे हैं कि बंगाल का फाइनली विभाजन कर दिया जाए। तो ये सर्वप्रथम ये बात कब आई? 1902 में लॉर्ड कर्जन के सामने ये बात आई, और ये बात कही किसने? भारत सचिव रिजले के द्वारा। अब इसी बात की जानकारी पहली बार जिस भारतीय को प्राप्त हुई उनका नाम है लाल मोहन घोष। क्या नाम है? लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष एक सच्चे कांग्रेसी नेता थे, और इन्हें 1903 में, लाल मोहन घोष को 1903 में मद्रास अधिवेशन, जो कि तमिलनाडु में है, मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। मद्रास अधिवेशन का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया 1903 में। और इसी 1903 के मद्रास अधिवेशन में सर्वप्रथम लाल मोहन घोष ने यह संदेह व्यक्त कर दिया। क्या व्यक्त किया? संदेह व्यक्त किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल का पार्टीशन करना चाह रही है या बंगाल का विभाजन करना चाह रही है। तो सर्वप्रथम बंगाल के विभाजन को संदेहास्पद दृष्टि से सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने देखा उनका नाम क्या था? लाल मोहन घोष। और इन्होंने इन्होंने अपनी बात 1903 में मद्रास के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था मद्रास में, उसी सेशन में पहली बार ये बात लाल मोहन घोष जी के द्वारा ये बात सर्वप्रथम कही गई थी। अब इसके बाद जरा सा देखें, इसके बाद नेक्स्ट पृष्ठभूमि में ही तो 1902 में रिजले के द्वारा कर्जन को पत्र लिख करके ये बात कही गई, और 1903 में संदेह व्यक्त कर दिया किसने? लाल मोहन घोष जी के द्वारा। नेक्स्ट है 3 दिसंबर, अगली डेट जो है वो है 3 दिसंबर 1903 की। 3 दिसंबर 1903 की एक डेट है। 19 जुलाई 1905 की एक डेट है। एक डेट मिलेगी आपको 10 अक्टूबर 1905 की, और एक डेट मिलेगी आपको 16 अक्टूबर 1905 की। इसमें से जो आपको डेट याद करनी है वो एकमात्र डेट याद करनी है 16 अक्टूबर 1905 की। ये सारी डेट आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी हैं पृष्ठभूमि के तौर पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस आधार पर बंगाल का विभाजन किया जा रहा था और क्या क्या प्रोसीजर चल रहे थे। तो 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। किस चीज की? बंगाल के विभाजन की सर्वप्रथम रूपरेखा जब तैयार की गई तो वो समय था 3 दिसंबर 1903 का। नेक्स्ट है 19 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम बंगाल के विभाजन की औपचारिक घोषणा कर दी गई। क्या कर दिया गया? औपचारिक घोषणा कर दी गई। और इसी औपचारिक घोषणा में क्या बात कही गई थी कि हम आने वाले 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर देंगे, यानी कि बंगाल का पार्टीशन कर देंगे। जब ये बात भारतीय नेताओं के सामने आ गई, औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया, तब 10 अक्टूबर 1905 से पहले ही, यानी कि इसी समय से, जैसे ये ऐलान किया गया 19 जुलाई के बाद, भारतीय नेताओं के द्वारा पूरी तरह से इस बात का विरोध किया जाने लगा। यानी कि बंगाल के विभाजन का पूरी तरह से विरोध होना स्टार्ट हो गया, और इस विरोध में सभी लोग शामिल हो गए। सभी लोगों में कहने का क्या आशय है? इसमें शिक्षक भी शामिल हुए और विद्यार्थी भी शामिल हुए। इन विद्यार्थियों को और शिक्षकों को या अध्यापकों को रोकने के लिए 10 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला गया। क्या निकाला गया? कार्लाइल सर्कुलर निकाला गया। इस कार्लाइल सर्कुलर में क्या बातें थी? तो इसमें 2 बातें थी। क्या? कि जो भी अध्यापक या शिक्षक और विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल होगा या इस विरोध में शामिल होगा, उस अध्यापक की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मान्यता रद्द करने का मतलब क्या है? कि वो अध्यापक जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ा रहा होगा, उस स्कूल या कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अध्यापक को उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और विद्यार्थी को
सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और पूरी तरह से जो कॉलेज होगा वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। ये किन कॉलेजों पर ये सर्कुलर लागू हो रहा था? ऐसे कॉलेज या ऐसे स्कूल पर ये सर्कुलर लागू हो रहा था जो कि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय या कॉलेज थे, उन्हीं के ऊपर ये सर्कुलर लागू होना था कि आप लोग यानी कि जो भी सहायता प्राप्त स्कूल हैं वो किसी भी हालत में बंगाल के विरोध में सामने नहीं आएंगे। ये क्या था? कार्लाइल सर्कुलर था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी प्रोसीजर थी और फाइनली क्या कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या कर दिया गया, फाइनली विभाजन कर दिया गया। और ये बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से क्या हो गया, प्रभावी हो गया। इसको देखें विभाजन हुआ कैसे है। इसी पृष्ठभूमि में आपको यह भी जानना है कि विभाजन हुआ कैसे है। मान लीजिए ये एक रफली मैप है भारत का, ये है पूरा बंगाल, है ना। बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये है पश्चिम बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है क्या, पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल में साथ में क्या शामिल है, बंगाल, पश्चिम बंगाल तो पूरा शामिल है, इसी में पूरा बिहार शामिल है आज का, इसी में पूरा उड़ीसा शामिल है और इसी में साथ में कलकत्ता शामिल है। तो पश्चिम बंगाल है तो डेफिनेटली कलकत्ता ऑलरेडी होगा इसमें ही। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं, पश्चिम बंगाल में है। और इधर साइड में क्या है, तो इधर साइड में है ढाका, इधर साइड में राजशाही नाम का जिला, इसी में आएगा आज का आधुनिक बांग्लादेश और इसी में लगभग आ जाता है लगभग छोटा सा चटगांव। सूर्यसेन के द्वारा चटगांव में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां की गई हैं, उसको बाद में बताएंगे हम लोग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल का विभाजन जो किया गया, विभाजन करने के बाद उसकी राजधानी क्या बनाई गई, तो कलकत्ता बनाई गई और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी बनाई गई वो क्या बनाई गई, तो ढाका बनाई गई। और यहां और एक बात ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो हिंदू बाहुल्य थी, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी, हिंदुओं की। और पूर्वी बंगाल में जो सर्वाधिक जनसंख्या थी किसकी थी, मुसलमानों की थी, यानी कि मुस्लिम्स की थी। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, इस तरह से एक सांप्रदायिक विभाजन कर दिया गया, एक सांप्रदायिक विभाजन कर दिया गया पूरे बंगाल का। अब थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड पे जाएं, जब मैं शुरुआत कर रहा था मैंने वहां पर बताया था बैकग्राउंड से पहले, पृष्ठभूमि से पहले, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कारण क्या था, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कारण बताए थे बंगाल के विभाजन के पीछे, या लॉर्ड कर्जन ने क्या कारण बताए थे बंगाल के विभाजन के पीछे। उसने क्या कारण बताया, तो उसने कारण बताया है प्रशासनिक। उसने कहा कि बंगाल बहुत विस्तृत है या बहुत बड़ा बंगाल है और इस वजह से हम लोगों को प्रशासनिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोग ढंग से प्रशासन चला नहीं पा रहे हैं। एक हद तक देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन इस बात को सही बोल रहा था, वो सही बात बोल रहा था कि बंगाल नो डाउट अपने आप में बहुत बड़ा था। इसका आकलन आप इस आधार पर कर सकते हैं कि उस समय भारत की टोटल आबादी थी 40 करोड़ और इस 40 करोड़ में अकेले 8 करोड़ की आबादी कहाँ रह रही थी, बंगाल में रह रही थी। अगर आप विश्व के संदर्भ में इसकी तुलना करें तो उस समय फ्रांस, जो कि बहुत ही विकसित राष्ट्र था, विकास मतलब उस समय के दौर में देखें तो, आज के दौर में देखें तो विकसित हो ही चुका है, लेकिन भारत से तो समृद्ध ही था उस समय भी। फ्रांस में 8 करोड़ की जनसंख्या थी, एक राष्ट्र में 8 करोड़ की जनसंख्या थी और बंगाल भारत के एकमात्र सूबे में 8 करोड़ की जनसंख्या है। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि अच्छी खासी जनसंख्या थी बंगाल में। लेकिन कर्जन ने क्या बताया, प्रशासनिक कारणों की वजह से हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, संचार के साधन सुगम नहीं हो पा रहे हैं, आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो प्रशासनिक दिक्कतों का हवाला देते हुए लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन करने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट, क्या यही वास्तविक कारण था? नहीं, वास्तविक कारण इसके पीछे कुछ और था। वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण यह था कि जो राष्ट्रवाद बंगाल से चल रहा है, उस राष्ट्रवाद में या उस राष्ट्रीय चेतना में हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है और मुसलमान भी शामिल है। और ये दोनों लोग मिलकर के शासन, दोनों लोग मिलकर के राष्ट्रवाद की मुहिम को तेज कर रहे हैं और इस मुहिम को धीमा करने के लिए, राष्ट्रवाद को और राष्ट्रीय चेतना को कुचलने के लिए ये सांप्रदायिक विभाजन कर दिया गया। और सांप्रदायिक विभाजन को दो प्रकारों से हवा दी गई। हवा कैसे दी गई? बंगाल के विभाजन से पहले कर्जन जो था वो ढाका गया। कहाँ गया? ढाका गया। और ढाका में मैंने बताया कि इस वाले क्षेत्र में गया और यहाँ पूरे मुस्लिम्स थे। यहाँ पर जाने के बाद उसने कहा कि जो सुविधाएं, जो सहूलियत या जो सुविधाएं जो आपको मुगलिया सल्तनत टाइम पीरियड में नहीं मिली, वो सारी सुख और सुविधाएं हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। यानी कि यहां पर तो सारी चीजें हैं,
यहां पर तो सब कुछ है, आप तो मुख्य धारा से कटे हुए हो, आप इन सारी चीजों का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको एक पूर्वी बंगाल नाम का अलग क्षेत्र बना करके दे दिया जाए और उसमें आपका अलग शासन हो, जिसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, आप डेवलप होंगे यानी कि विकसित होंगे। तो इस तरह से कर्जन ने पूर्वी बंगाल के लोगों को या मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की। साथ में इसी समय जोसेफ फुलर, कौन? जोसेफ फुलर, और इसी में आप समझ लें कि इसी में आसाम भी है, इसी में क्या है? आसाम भी शामिल है। और जोसेफ फुलर कौन है? जोसेफ फुलर आसाम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने क्या कहा कि मेरे पास 2 बीबियां हैं। क्या हैं? मेरे पास 2 बीबियां हैं। मेरे पास क्या है? फुलर कह रहा मेरे पास नहीं, मेरे पास क्या है? 2 बीबियां हैं और इन 2 बीबियों में एक हिंदू है और एक मुसलमान है, लेकिन मुझे जो सर्वाधिक प्रिय है वो मुसलमान बीबी प्रिय है। कितनी शानदार बात कही इसने जोसेफ फुलर ने कि मेरे पास 2 बीबियां हैं और उन 2 बीबियों में से एक बीबी क्या है? हिंदू धर्म की है और दूसरी मुसलमान धर्म की है, लेकिन मुझे हिंदू धर्म की बीबी से ज्यादा पसंद बीबी कौन सी है? मुसलमान की। इसका क्या मतलब था ये कहने का? ताकि मुसलमान को अपनी तरफ मिलाया जा सके और उनको हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जा सके। और ये चोट की गई यहां से, जिसमें 2 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कर्जन और जोसेफ फुलर जी के द्वारा। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या कर दिया? तो एक कारण मैंने बताया कि जो ब्रिटिश कारण था वो मैंने आपको बताया, और जो वास्तविक कारण था उसके पीछे का कारण कुछ और है। वो क्या कारण था वो मैंने बताया कि राष्ट्रीय चेतना को कुचलना था और भारतीय राष्ट्रवाद को नष्ट कर देना था, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई है और ये जो दोनों लोग मिलकर के एक साथ राष्ट्रवाद को या राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना और एक दूसरे के मन में मतभेद, साथ में मनभेद की स्थिति को क्रिएट कर देना। और इस तरह से ये संभव तभी है जब इनका सांप्रदायिक विभाजन कर दिया जाएगा। अब यहां पर जरा देखें कितना बड़ा षड्यंत्र था। अगर विभाजन हो रहा है तो विभाजन अगर होगा तो डेफिनेटली यहां के लोग विरोध करेंगे, क्योंकि जहां से विभाजन होता है विरोध वहीं से होता है। पूर्वी बंगाल के लोग बंगाल के विभाजन का कोई विरोध नहीं कर रहे थे। इसी बंगाल के विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहां के जो क्षेत्र के लोग थे वो कभी भी बंगाल के विभाजन का विरोध नहीं किए। विरोध कौन किया है? यहां के लोग। इन लोगों ने विरोध कर दिया। अब कर्जन ने भी इसमें हवा दी। उसने क्या कहा कि देखें, क्योंकि मैंने बताया कि यहां पर पूरा हिंदू बाहुल्य है, यहां पर पूरा क्या है? मुस्लिम बाहुल्य है। यहां पर कर्जन के द्वारा हवा दी गई किस बात की कि हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा विकास हो जाए, हम तो चाहते हैं कि मुसलमान मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, लेकिन हिंदू ही नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का भला हो सके, वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। वो हमेशा आपको दबाना चाहते हैं। इस तरह से देखें तो पूर्वी मुसलमान यानी कि जो पूर्वी बंगाल के जो मुसलमान थे उनके मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि वास्तव में हिंदू चाहते ही नहीं कि हमारा भला हो सके। इस वजह से जो भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन भारत में चल रहा था उससे पूरी तरह से पूर्वी बंगाल का जो मुसलमान था वो पूरी तरह से अपने आप को ड्रॉप कर लेता है, यानी कि राष्ट्रवाद से अपने आप को पीछे खींच लेता है। और ये सिर्फ कौन आगे बढ़ाते हैं? पश्चिमी बंगाल के लोग। तो यहां पर देखें कितना बड़ा सांप्रदायिक विभाजन किया और किस तरह की नीतियां बना करके हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की एक कोशिश की गई। बहुत कोशिश क्या, ये षड्यंत्र था पूरी तरह से किसका? लॉर्ड कर्जन का। तो इसमें आपने देखा दोनों कारण मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कारण बताया विभाजन के पीछे और वास्तविक कारण क्या था वो भी आपने फाइनली देखा। अब जो चौथा पॉइंट था इसका परिणाम का कि बंगाल का विभाजन तो हो गया। अब बंगाल के विभाजन के बाद क्या परिणाम सामने आए इनको भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम में बात यह सामने आई कि जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, इसी विभाजन के खिलाफ, इसी विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राखी दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? राखी दिवस। राखी दिवस क्या कि सभी बंगाल के जितने लोग थे उन सभी की हाथों में कलाइयां बांध करके एकता का प्रदर्शन किया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाया गया कि हम लोग अभी भी विभाजित नहीं हैं, हम आज भी एक हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो हम विभाजित नहीं हो सकते। तो राखी दिवस मनाने के पीछे का कारण रविंद्र का ये था। साथ में इसी तारीख को यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कि क्या मनाया गया? शोक दिवस। सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि राखी दिवस कब मनाया गया या शोक दिवस कब मनाया गया तो आप आंसर करेंगे 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली ये काम किया गया था। नेक्स्ट देखें, इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आमार सोनार बांग्ला
नाम का एक गीत लिखा गया। और यही अमार सोनार बांग्ला जब बाद में लास्ट में 1971 के बाद 1972 में पूरी तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में जब पूरा बांग्लादेश बना तो इसी को उनका राष्ट्रगान बना लिया गया। यानी कि शेख मुजीब रहमान साहब के द्वारा 1972 में अमार सोनार बांग्ला को अपने देश का यानी कि बांग्लादेश का क्या बनाया गया, राष्ट्रगान के रूप में शामिल कर लिया गया। और ये किसने लिखा था अमार सोनार बांग्ला? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा फाइनली ये लिखा गया था। नेक्स्ट देखें इसमें और क्या हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि इन्हीं की फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में देखें। अवनींद्रनाथ टैगोर चित्रकला से संबंधित व्यक्ति थे। किससे? चित्रकला से संबंधित व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, इसका विरोध करने के लिए पहली बार एक प्रतीकात्मक चित्र बनाया, प्रतीकात्मक धार्मिक चित्र बनाया जिसका नाम है भारत माता। भारत माता का चित्र अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। जो आपको आज भारत माता का चित्र दिखाई देता है पिक्टोग्राफिक में या चित्रों में, वो चित्र सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक संगठन की स्थापना की जो कि चित्रकला से संबंधित था। उसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। क्या नाम है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। ये संगठन बनाया था इन्होंने, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। और इसी सोसाइटी से संबंधित कुछ छात्रवृत्तियां दी गई थी और वो छात्रवृत्ति सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को मिली उसका नाम है नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। अब यहां पर इनको भी जानना है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या बनाया गया है? भारत माता का चित्र बनाया गया है। नंदलाल बोस जी के द्वारा जब आप देख रहे हो कभी गांधी जी को, तो गांधी जी दांडी मार्च करते हुए दिखाई देते हैं कभी आपको। ये दांडी मार्च का जो चित्र बनाया गया सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया? नंदलाल बोस जी के द्वारा। आपके जो संविधान की रचना की गई, संविधान की रचना करने के बाद उस पर पूरी तरह से रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध, इन लोगों की पिक्टोग्राफिक यानी कि चित्रात्मक चित्र अंकित किए गए। ये चित्र किसने संविधान पर बनाए हैं? तो नंदलाल बोस ने। यानी कि चित्रकारी संविधान पर करने का काम जिस व्यक्ति को सौंपा गया नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम क्या है? नंदलाल बोस। और इसी संगठन के द्वारा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। और इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले नंदलाल बोस पहले छात्र रहे हैं। और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति का और नाम जुड़ता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो आज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का लेखन किसने किया है, तो कतई गलती से आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ना दें। भारतीय संविधान का लेखन जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने लेखन किया है। यानी कि उसको लिपिबद्ध करने का काम जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया, नेहरू जी के कहने पर। इन्होंने ही क्या किया, एक कंडीशन पर संविधान को लिखने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान के हर पेज पर मेरा नाम होगा और लास्ट वाले पेज पर मेरे दादा का नाम होगा, साथ में मेरा नाम होगा। निःशुल्क लेखन करने का काम किसने किया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने किया है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का संबंध किसके साथ रहा? चित्रकला के साथ रहा। इसी के फलस्वरूप परिणाम में और कुछ चीजें हैं, आप देख लें तो यहां पर क्या चल रहा था, बंगाल के विभाजन के खिलाफ में जो भारतीय नेता थे वो सारे लोग अंग्रेजों की बनाई गई सारी चीज़ों का विरोध कर रहे थे। और जैसे कि कार्लाइल सर्कुलर में मैंने बताया कि वो स्कूलों का विरोध कर रहे थे, शिक्षार्थियों का और अध्यापकों का विरोध कर रहे थे। इसी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। और इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जब स्थापना की गई तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? गुरुदास बनर्जी। क्या नाम है? गुरुदास बनर्जी। और मैंने पहले भी बताया कि बनर्जी जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं। इसी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तहत बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई है। क्या? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। और बंगाल नेशनल कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल बनाए गए वो थे अरबिंदो घोष। और अरबिंदो घोष को आप डेफिनेटली जानते हैं जो बाद में संन्यास ले लेते हैं और पांडिचेरी के ओरबिलो आश्रम में जाकर के फाइनली निवास करने लगते हैं। कौन? अरबिंदो घोष। संन्यास लेने वाले में दो लोगों का नाम आता है, एक बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है और एक अरबिंदो घोष का नाम आता है। और इसी समय लगभग लाला लाजपत राय जेल में चले जाते हैं। इस वजह से जो ये उग्र राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर चल रहा था पूरी तरह से समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। ये फाइनल आपने देखा। लेकिन किसी भी आंदोलन का अभिप्राय इस बात से कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसमें सफलता मिली या नहीं मिली। आंदोलन का
अभिप्राय इस बात से लगाया जाना चाहिए कि उसका प्रभाव कितना रहा, और इसका प्रभाव डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तक रहा। एक लंबा आंदोलन चला इसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और फाइनली जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है कि 1911 में ही बंगाल का जो विभाजन कर दिया गया था, बंग किया गया था, उस बंग को 1911 में फाइनली क्या कर लिया गया, एकीकृत कर लिया गया। एक कमेटी गठित की गई थी, अरुंडेल कमेटी, और ये अरुंडेल कमेटी गठित की गई थी 1906 के आसपास, और इसी अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर 1911 में इसी बंगाल को फिर से क्या कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। कब किया गया, किस मौके पर किया गया? इस समय 1911 में भारत का वायसराय हुआ करता था हार्डिंग द्वितीय। क्या नाम है? हार्डिंग द्वितीय। इसी हार्डिंग द्वितीय के ऊपर रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंकने का काम किया गया है, और इसी हार्डिंग द्वितीय के समय में दो घटनाएं घटित हुई हैं। ब्रिटेन के सम्राट या महाराज जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मेरी भारत आए हुए थे। कहाँ आए थे? भारत आए हुए थे। इनको इस बात की जानकारी हुई, और अरुंडेल कमेटी राजनीतिक सुधारों के लिए गठित की गई थी। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है पीटी में कि अरुंडेल कमेटी किस लिए गठित की गई थी? तो राजनीतिक सुधारों के लिए फाइनली गठित की गई थी। और फाइनली इसका एकीकरण कब हुआ है? तो हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ है, 1911 के समय। और ये किस अवसर पर हो रहा है? जब भारत में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत में आए हैं और उनका भारत सम्मान कर रहा है। और इसी समय 1911 में ही फाइनली राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके कहां लाई गई? दिल्ली लाई गई है। घोषणा की गई है 1911 में, राजधानी परिवर्तन हुआ है 1912 में। कलकत्ता राजधानी कब से बनाई गई थी? तो 1774 से लेकर के 1912 तक कलकत्ता राजधानी फाइनली रही है। 74 ध्यान में रखेंगे। पहली बार कलकत्ता को राजधानी कब बनाया गया? 1774 में। अंतिम रूप से समाप्त कब हुआ है? 1912 में। तो इस तरह से पूरा बंगाल का विभाजन था, और इस अरुंडेल कमेटी की सहायता से पूरी तरह से बंगाल को फिर से एकीकृत कर दिया गया। तो आपने सारी बातें समझ ली होंगी, लगभग मैंने सारी बातें समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।